हेलो फ्रेंड्स। सो होपफुली आप सबका पेपर अच्छा रहा होगा। हाँ, अब जो कल पेपर लिया गया 27 फरवरी 2022 को टेक्निकल ऑपरेटर का, उसका टेक्निकल पोर्शन का सॉल्यूशन हम अभी देख रहे हैं। तो टेक्निकल पोर्शन के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पेपर कैसा था, आंसर्स क्या आ सकते हैं। अभी जो आपका प्रोविजनल आंसर की है वो आया नहीं है, लेकिन हम बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया कि सर पेपर सॉल्यूशन दो, तो आज हम पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो टेक्निकल पोर्शन था उसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास जो पेपर है ये सी टाइप का पेपर है। हाँ, तो आपका अगर कोई टाइप डिफरेंट है तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट, नंबर्स डिफरेंट हो सकता है, क्वेश्चन सबका सेम होगा। ओके, सो सबसे पहले पहला क्वेश्चन था जो मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। सर हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, हाँ, क्योंकि ये इंजीनियरिंग है। ये आपका एक्चुअली गुजराती का जो है वो काफ़ी लोगों के लिए आसान रहा, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए टाइम वेस्ट भी रहा। हाँ, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन स्किप करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है जब दो लैंग्वेज में लिखा होता है। हाँ, काफ़ी बार आप वो जो दिया होता है ट्रांसलेशन वो भी पढ़ने जाते हो, तो ये एक्चुअली ज़्यादा टाइम बिगड़ता है। तो एक्चुअली सिर्फ इंग्लिश में हो तो आपका एडवांटेज ज़्यादा है। हम ये भी बात करेंगे कट ऑफ कितना रहेगा, हम ये भी बात करेंगे कि ये जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसमें कितने क्वेश्चन सबने अटेम्प्ट किए होंगे, या सबको आता है, या आपका सही है कि नहीं है, या ऐसे क्वेश्चन जो कुछ टिपिकल क्वेश्चन थे जो सबको नहीं आया होगा तो ये भी आपको आया है, तो आपके लिए एडवांटेज कितना है। तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेक्निकल पोर्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पीटा हुआ क्वेश्चन है। जब मैं पढ़ाया था तो बार बार बताया था कि इस क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। मैंने इसके लिए आपको ट्रिक भी दिया था, याद रखना है, बालगेन। हाँ, मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज आर, हाँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। अब देखो एल्यूमिनियम होता है, आर्सेनिक नहीं होता। हाँ, तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन है। सो बोरॉन एंड इंडियम, हाँ, ये ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आर्सेनिक नहीं होता। आर्सेनिक जो है वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, सिर्फ यहाँ आपको ट्राइवेलेंट पूछा है। हाँ, तो बाकी भी आप याद रख सकते हो, मैंने आपको बताया था बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, तो उसमें से पहला और लास्ट पूछा है, बोरॉन एंड इंडियम। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। होपफुली ये क्वेश्चन सबका सही होगा। हाँ, इस क्वेश्चन मैंने भी पूछा था जब मैंने टेस्ट लिया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर A to D कन्वर्टर यूज इन डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो आएगा रैम्प टाइप। रैम्प टाइप ऑसिलोस्कोप का यूज़ होता है डिजिटल स्टोरेज में। जनरली डिजिटल स्टोरेज में रैम्प टाइप और फ्लैश टाइप दोनों का यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो रैम्प टाइप का यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन जब पूछे तो आंसर रैम्प टाइप ही होना चाहिए। हाँ, इसमें दोनों आंसर नहीं है कि इस क्वेश्चन गलत भी नहीं है, तो रैम्प टाइप जो है वो आंसर आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। देन द थर्ड क्वेश्चन, ये भी पीटा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, ये भी मैंने जो टेस्ट लिया उसमें पूछा था, मैं आपको बताऊंगा। हाँ, लास्ट में एंड तक आप गिनते जाना कि कितने इस क्वेश्चन जो है मैंने करवाए थे और डायरेक्टली पूछ लिए हैं। द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज एग्जाम्पल ऑफ। कॉमन कलेक्टर मतलब ए मीटर फॉलोअर। हाँ, और ए मीटर फॉलोअर जो है उसमें वोल्टेज सीरीज फीडबैक होता है। बहुत ही पीटा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताता जाऊंगा, ये ऑलमोस्ट यहाँ सारे क्वेश्चन जो रखे हैं, हाँ, ये ऑलमोस्ट डायरेक्टली कोई बोल रहा है कोई साइट से उठाया है कहीं से, ये ऑलमोस्ट सारे लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर ईएससी के क्वेश्चन हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है आईईएस का, हाँ, उसका जो ईएससी का पोर्शन होता है उसके क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारे। ये क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा जो वहाँ पे पूछे हुए हैं। हाँ, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वहाँ से पूछे हुए हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा वोल्टेज सीरीज फीडबैक आंसर आएगा। ये आपका कॉमन कलेक्टर करके पूछ लिया है, काफ़ी बार एमीटर फॉलोअर करके भी पूछ लेते हैं। सो आंसर जो है वो वोल्टेज सीरीज फीडबैक आएगा। देन वेयर डज द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर इज लाइक। अब तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे सबके सही होने चाहिए। हाँ, बहुत ही इजी और पीटे हुए क्वेश्चन ही है। दूसरा क्वेश्चन जो था रैम्प टाइप वाला, वो अगर आपने सही नहीं किया या नहीं अटेम्प्ट किया तो कोई बात नहीं, बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जिसने भी टेक्निकल पोर्शन किया है, हाँ, उसको इस क्वेश्चन आया होगा कि क्लास बी है, तो क्लास बी जो है वो कट ऑफ पे होता है। आपको पता है कि उसका जो क्यू पॉइंट होता है वो कट ऑफ पे होता है, क्लास ए का मिडल में होता है, क्लास सी का कट ऑफ के नीचे होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख के पता चल जाएगा आपको आंसर कि अप्रोक्सीमेटली कलेक्टर कट ऑफ एट द बोर्ड डीसी एंड एसी लोड लाइन। तो कलेक्टर कट ऑफ पे होता है, ये सबको पता है। बी जो है इसका आंसर आएगा। ओके, देन
ये क्वेश्चन भी पीटा हुआ क्वेश्चन है, रेस अराउंड कंडीशन, ये भी सबको आया होगा। हाँ, बहुत डिटेल में करवाया था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप। जब आपको देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि काफ़ी बार आप एग्जाम में देखे कंफ्यूज हो जाते हो कि पल्स विड्थ क्या है, प्रोपागेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या है, और क्लॉक ड्यूरेशन। आपको याद रखना है कि आपका जो टोटल पल्स विड्थ है उससे आपका प्रोपागेशन और डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, और क्लॉक ड्यूरेशन उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, तो फिर आप मैच करोगे तो इसमें जो आंसर है, ये आंसर ए आएगा इसमें 24 नंबर का जो क्वेश्चन है। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं आपका 25 नंबर का क्वेश्चन। ये तो बहुत ही पीटा हुआ और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, होपफुली सबका सही होगा। फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली जो है वो ECL है। बहुत बार बहुत जगह पे पूछ लिया है। देन ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सबका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 जो है यहाँ पे, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड इन बाइनरी नोटेशन टू डेपिट द डेसिमल नंबर 17। हाँ, मतलब डेसिमल नंबर 17 को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा टिपिकल इंग्लिश का यूज़ किया है, लेकिन नीचे गुजराती में दिया है तो आपको पता चल ही जाएगा। पूछा ये है कि डेसिमल 17 को रिप्रेजेंट करना है तो कितने बाइनरी चाहिए। हाँ, तो आपको पता है कि आपके पास 4 बाइनरी नंबर है, तो 4 बाइनरी से आप मैक्सिमम कितना शो कर सकते हो। 4 बाइनरी डिजिट है आपके पास, तो मैक्सिमम आप 15 तक शो कर सकते हो। जब आपको 17 शो करना है तो आपको 2:5, हाँ मतलब 16 to 32 तक शो करने के लिए आपको 2:5 चाहिए होगा। मतलब यहाँ पे आपको 5 डेसिमल नंबर चाहिए। हाँ, क्योंकि 17 पूछा है इसलिए आपको पता है। हाँ, 2 है तो आपके पास 0 1, 3 है तो 0 to 7, 4 है तो 0 to 15, एंड आपका 5 है तो 0 to 31 नंबर तक आप रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, होपफुली ये सबका सही होगा। ये क्वेश्चन जो है ये लास्ट ईयर एक पूछा था क्वेश्चन कि डेप्लेशन जेफेट में कौन सा बायजिंग होता है, ये उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने आपको लास्ट ईयर का पेपर सोल्यूशन कराया तब भी बोला था कि ये पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये भी होपफुली सबका सही होगा। इस क्वेश्चन नंबर 27, इन केस ऑफ एनहेंसमेंट एन चैनल मॉसफेट, तो एनहेंसमेंट एन चैनल मॉसफेट अगर है तो उसमें एक कंडीशन प्रॉपर जो है वो है कि VGS है पॉजिटिव पोलैरिटी होना चाहिए। होपफुली ये सबका सही होगा। VGS का पॉजिटिव पोलैरिटी का देखो तो आपका ऑप्शन जो पहला और दूसरा है वही सही है। हाँ, बाकी तो C और D तो वैसे ही निकल जाता है। तो VGS का पॉजिटिव पोलैरिटी है तो VDS का तो नेगेटिव पोलैरिटी होता है। हाँ, ये सबको पता है, दोनों का पॉजिटिव पोलैरिटी नहीं होता। तो VGS जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी, VDS नेगेटिव पोलैरिटी, मतलब ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो 27 नंबर में ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। ये भी बहुत पीटा हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअली ये मैंने पढ़ाया नहीं था क्योंकि ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है एक्चुअली। हाँ, आपका नेटवर्क थियरी का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ आपका सुपरपोजिशन, मतलब आपका थियरम्स और रेजोनेंस यही ऑप्शन में, मतलब पोर्शन में दिया था सिलेबस में। 2 पोर्ट नेटवर्क ये आपका सिलेबस में दिया नहीं था। फिर भी 2 पोर्ट नेटवर्क से 2-3 क्वेश्चन और बहुत ही पीटे हुए और बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ये 2 पोर्ट नेटवर्क का जो क्वेश्चन है ये अगर आपका BE में आपने अच्छा पढ़ा है तो सही होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन का आंसर सबका सही नहीं होगा क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत सिंपल है। Y22 जो है उसको Z11 डिवाइड बाई डेल Z कहते हैं। Y11 होता है तो वो Z22 डिवाइड बाई डेल Z होता है। तो यहाँ वैसे भी डिवाइड बाई डेल Y तो नहीं आएगा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे निकल जाते हैं। तो ये सीधा Y22 है, तो ये Y जब Y मतलब एडमिटेंस पैरामीटर और Z मतलब इम्पीडेंस पैरामीटर। हाँ, 2 पोर्ट में एडमिटेंस, इम्पीडेंस, हाइब्रिड एंड ABCD पैरामीटर, 4 टाइप के पैरामीटर होते हैं। तो वहाँ से इस क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, होपफुली सबका सही होगा। सेम क्वेश्चन मैंने जो टेस्ट लिया उसमें भी पूछा था। यहाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, आप गिनते जाना कि कितने मैंने टेस्ट में पूछे थे और डायरेक्टली वहाँ से पूछ लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज कैन बी यूज फॉर द इंडक्टेंस मेजरमेंट, आंसर आएगा मैक्सवेल्स ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटेंस के लिए यूज होता है। रिस्टर्न ब्रिज रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। वेन ब्रिज जो है आप पढ़ते ही वो वेन ब्रिज ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो आंसर है मैक्सवेल ब्रिज आएगा। पिरानी गेज इज यूजफुल फॉर द मेजरमेंट ऑफ, पिरानी गेज जो है बहुत यूज होता है। अब ये क्वेश्चन फैक्चुअल डेटाबेस है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों का सही होगा। अगर आपको नहीं आता था तो इस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना था। हाँ, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटाबेस क्वेश्चन है। ये फैक्चुअल डेटाबेस क्वेश्चन पढ़ाने में एक्चुअली होते नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी एक बार ES में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो इसका आंसर है बिटवीन 10⁻⁻1 to 10⁻³ mm आएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, पिरानी गेज में जो
लेवल है, प्रेशर मेजरमेंट के लिए एक्चुअली पिरानी गेज का यूज होता है। हाँ, तो उसमें इतना 10⁻⁻1 to 10⁻³ mm ऑफ Hg तक मेजर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31, इस क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन ये टाइम वेस्ट करवाने के लिए इस क्वेश्चन रखा था। जो मैंने आपको जब बात की थी तब बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जो अटैम्प्ट नहीं करने हैं, तो ये उसमें से एक क्वेश्चन है जो अटैम्प्ट नहीं करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए इस क्वेश्चन रखा था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपका नेटवर्क थ्योरी बहुत स्ट्रांग है तो इसको सॉल्व करने में 2 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, मैं फटाफट आपको देखो सॉल्व करवाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करना है। ये आपका 8 एम्पीयर जो है ये करंट सोर्स से क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। बाद में हम आई फाइंड करते हैं, तो ये 1 + 1 2 ओम होगा। हाँ, 2 पैरेलल 4 होगा, तो 4 2 8 डिवाइड बाई 6 करोगे आप तो 4/3 होगा +1। ठीक है, 4/3 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 1 मतलब 7। ठीक है, 7/3 आएगा आपका, 7/3 आएगा। फिर आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4 वोल्ट आपका वोल्टेज है, तो यहाँ पे टोटल करंट कितना आएगा, V = IR, I = V / R। हाँ, तो आप I = V / R करोगे मतलब 4 डिवाइड बाय आपका क्या आया था, जो आया था 7/3। ठीक है, यही आया था ना, 4/3 + 1 मतलब 7/3 आया था। तो 7/3 और 4 डिवाइड बाई आप 7/3 करोगे तो 3 ऊपर जाएगा, तो 12/7 होगा। ठीक है, 12/7 टोटल करंट यहाँ पे है, इस ब्रांच में टोटल करंट 12/7 है। अब जो करंट है, करंट डिवाइडर का यूज़ करना है। ठीक है, तो 2 × 12/7 डिवाइड बाई 2 + 4 मतलब 6। तो आप ऐसा करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4/7 आएगा। हाँ, क्योंकि आपका जो नीचे 6 है, 6 2 12, 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 होगा, तो 4 डिवाइड 7 आंसर आएगा। तो ये I1 जो आपको मिला 4 डिवाइड 7 मिला, तो 4 डिवाइड 7 I1 मिला। इसका मतलब ये B और D तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हाँ, अब आपको ये 2 ऑप्शन में दिखना है, डिवाइड/7 वाला है, इसलिए मैंने डिवाइड/7 में इसलिए रखा है कि आपको ऑप्शन मैच कर सको। हाँ, आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर का आप यूज़ नहीं कर रहे हो एग्जाम में, तो ये डिवीजन में रखना आसान है। अब उल्टा आप मेजर करोगे, मतलब उल्टा मतलब आप 8 एम्पीयर सोर्स रखना है, इसको हटा देना है, तो वोल्टेज सोर्स है तो इसका इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस होगा, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो 1 पैरेलल 4 मतलब 4 डिवाइड बाई 5 आएगा, +1 करोगे। हाँ, तो 4 डिवाइड बाई 5 + 1 करोगे तो आप क्या होगा, 9 डिवाइड बाई 5 होगा। ठीक है, 9 डिवाइड बाई 5 और 1। अब 9 डिवाइड बाई 5 और 1, ये 8 एम्पीयर जो है ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो 8 एम्पीयर अगेन करंट डिवाइडर का यूज़ करना है, तो करंट डिवाइडर का यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको जो करंट मिलेगा, फिर आपको करंट डिवाइडर का यूज़ करना है, करंट मिलेगा वो अगेन 4/7 ही मिलेगा। हाँ, क्योंकि हवा में मैं इतना कैलकुलेशन करवाओगा तो आप घूम जाओगे। हाँ, इसलिए मैं इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, नोट पेन से करोगे, बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ये 4/7 + 4/7 करोगे तो 8/7 आंसर मिलेगा। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। देखो, इस क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन हमें ही सॉल्व करने में बाकी सब क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम लगा। मैंने आपको ऐसे ही हाँ जल्दी जल्दी हवा में करवाया, फिर भी इतना टाइम लगा। तो आप पेपर पेन कर लिख के करो, तो ये मिनिमम 2 मिनट खा जाए ऐसा क्वेश्चन था आपका। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूँ हाँ बार बार, कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं जो अटैम्प्ट नहीं करने होते, जो टाइम वेस्ट करने के लिए रखे होते हैं। इस क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। सॉल्व करोगे तो 100% सही आंसर मिलेगा भी, लेकिन ये टाइम वेस्ट करवाने के लिए रखा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, RLC सीरीज सर्किट। आगे ये भी देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने 1-2 आपको टेस्ट में पूछ लिया था, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, RLC सीरीज सर्किट रेजोनेंस है, करंट एट रेजोनेंस पूछा है आपको। तो RLC सीरीज और पैरेलल दोनों में देखो, अब सीरीज रेजोनेंस की बात करें तो सीरीज रेजोनेंस में Z मिनिमम होता है। हाँ, ऐसे कॉन्सेप्ट से याद रखना, मैंने बताया तो रटना नहीं है, अरे कॉन्सेप्ट से याद रखना है। तो Z मिनिमम होता है, तो Z मिनिमम होगा तो आपका करंट जो है वो कैसा होगा, करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। हाँ, Z मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, Z मिनिमम होगा, वोल्टेज मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। तो सीरीज रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो निकल गया। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन भी निकल गया, और B और C के बीच में बचा है। अच्छा, दोनों में तो एक जैसा होता नहीं है, आपको पता है कि पैरेलल रेजोनेंस है तो उसमें Y मिनिमम होता है। Y मिनिमम होता है मतलब Z मैक्सिमम होता है। Z मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, आपका करंट जो है वो मिनिमम होगा, मतलब ऑप्शन B आएगा, मैक्सिमम इन सीरीज रेजोनेंस
एंड मिनिमम इन पैरेलल रेजोनेंस। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होपफुली सबका सही होगा। हाँ, देन द कंडीशन फॉर द पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क टू बी रेसिप्रोकल इज, पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क उसको रेसिप्रोकल आप करो तो ये भी पीटा हुआ क्वेश्चन है। अगेन मैंने आपको बताया टू पोर्ट नेटवर्क का ये क्वेश्चन है, AD माइनस BC इक्वल टू 1, ये सही आंसर है। ये नेटवर्क थियोरी का पीटा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका सिलेबस में नहीं था। हाँ, टू पोर्ट वाला पोर्शन अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन है, आपका सिलेबस में एक्चुअली था नहीं, फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया है। हाँ, दैन ये क्वेश्चन जो है ये भी ES का एक क्वेश्चन है। हाँ, ES में एक बार पूछ लिया था, उल्टा पूछा था एक्चुअली, यहाँ पे उल्टा करके पूछ लिया है, रिलेशन बिटवीन नेपियर एंड DB। एक्चुअली 1 नेपियर इज इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग DB होता है। हाँ, 8.6 या 8.16 DB ऐसा कुछ होता है, तो उसका आप उल्टा करोगे तो उल्टा पूछ लिया है यहाँ पे, 1 DB इज इक्वल टू 0.0 मतलब 0.115 नेपियर होगा। सो B इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपका फिल्टर के बारे में पूछ लिया है, लेकिन यहाँ पे देखना कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने जब पढ़ाया है तो मैंने आपको बार बार बताया है कि जब जहाँ भी इंडक्टर आए तो उसका एक इंडक्टर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है बल्कि, तो इंडक्टर देखो ऑप्शन में बल्कि देखो मतलब आंसर वही है। हाँ, बाकी यहाँ फिल्टर है, फिल्टर तो कहाँ है उसका एक्टिव फिल्टर क्या होगा, ये कोई भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इंडक्टेंस पूछा है, तो इंडक्टेंस को अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि इंडक्टेंस बहुत बल्कि है, तो बल्कि यहाँ B ऑप्शन में है तो B ऑप्शन आएगा। होपफुली ये सबका सही होगा। हाँ, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का अगर आप यूज़ करते हो तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो फ्रीक्वेंसी हो गीगाहर्ट्ज़ में होता है। हाँ, तो यहाँ ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, गीगाहर्ट्ज़ में एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन में ही आंसर है। हाँ, सो B जो है आपका आएगा 4 to 6 गीगाहर्ट्ज़। अपलिंक और डाउनलिंक के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है, आपको पता है गीगाहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इम्पीडेंस शॉर्ट सर्किट, ये भी पीटा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, ये भी ES का ही उठाया हुआ क्वेश्चन है। ट्रांसमिशन लाइन जो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट होता है तो उसके लिए अलग अलग इक्वेशंस है, तो उसके इक्वेशन में λ/4 रखो तो उसका अलग एंगल मिलता है, और उस एंगल को आप थीटा के इक्वेशन में रखो तो उससे आपको इम्पीडेंस मिलता है। हाँ, तो ये पूरा मेथड है, ये आपका tan थीटा के एंगल से भी याद रख सकते हो, याद रखने के लिए भी एक पूरा मेथड है। यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर इनफाइनाइट है। हाँ, जो आंसर D है वो करेक्ट है। ये अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्सेप्ट क्लियर है या ट्रांसमिशन लाइन डिटेल में पढ़ा है तो इस क्वेश्चन कर पाओगे। हाँ, अदरवाइज इस क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन में आएगा, है पिटा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि आपका सिलेबस में क्लियर ट्रांसमिशन लाइन था नहीं, हाँ बहुत शॉर्ट में लिखा था, तो इतना डीप में शायद ट्रांसमिशन लाइन किसी ने किया नहीं होगा, तो ये जो है थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बोल सकते हैं। देन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, कंडीशन फॉर नो डिस्टोर्शन ट्रांसमिशन, अगेन ट्रांसमिशन लाइन का इस क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब मैं पढ़ाया हूँ आपको तब मैंने आपको ये और इसके बाद का क्वेश्चन दोनों के बारे में बताता हूँ। हाँ, जब मैं आपको बताया हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको याद रखना है, जैसे कि टाइम कांस्टेंट। हाँ, टाइम कांस्टेंट L/R और आपका CR होता है, ठीक है, इसके बेस में ये क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं। ट्रांसमिशन लाइन का कोई कॉन्सेप्ट आपको कुछ भी नहीं पता है तो टाइम कांस्टेंट इक्वल टू टाइम कांस्टेंट करना है बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। हाँ, तो L/R इज इक्वल टू आपका जो है वो CR होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, 1/R करोगे तो वो G होता है, तो यहाँ पे LG इज इक्वल टू CR होगा, तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन में डिस्टोर्शन ना हो इसके लिए वन एंड ओनली और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो LG इक्वल टू CR होना चाहिए। हाँ, कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम कॉन्स्टेंट मैंने आपको बताया था कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइम कॉन्स्टेंट का, फिर पावर सिग्नल, एनर्जी सिग्नल, ये सारे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। हाँ, पावर का इक्वेशन का भी क्वेश्चन होता है। देन हम बात करते हैं पावर सिग्नल्स आर सिग्नल विथ। हाँ, जो आपका पावर सिग्नल है वो सिग्नल की हम बात करें तो आपका जो पावर सिग्नल है वो सिग्नल ऑलवेज इनफाइनाइट एनर्जी होता है। हाँ, पावर सिग्नल का जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट होता है, एनर्जी सिग्नल का जो पावर है वो जीरो होता है। एक्चुअली सिग्नल्स एंड सिस्टम करके एक सब्जेक्ट है इसी में, उसका ये क्वेश्चन है, आपका सिलेबस में अगेन था नहीं लेकिन बेसिक में कवर होता है इसलिए पूछ लिया है। हाँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका पेपर में होना नहीं चाहिए। हाँ, पेपर जो सेस ने सेट किया है उसने क्वेश्चन उठा के तो रख दी है, लेकिन देखा नहीं है कि सिलेबस एक्चुअली है क्या। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जो आपका सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है। एक्चुअली सिलेबस में सिग्नल सिस्टम
सब्जेक्ट था ही नहीं, तो ये सिग्नल प्योरली सिग्नल सिस्टम का जो क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन का भी काफ़ी लोग बोलते हैं, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन का वो वाला पोर्शन, एनर्जी और पावर सिग्नल वाला पोर्शन भी आपके सिलेबस में नहीं था, तो एक एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन है। लेकिन आपका बेसिक क्लियर है तो इस क्वेश्चन आप कर पाओगे, क्योंकि पावर पूछा है तो पावर जीरो और इनफाइनाइट तो नहीं होगा, तो ए और बी ऑप्शन तो ऐसे निकल जाता है। हाँ, क्योंकि पावर सिग्नल है तो पावर जीरो और इनफाइनाइट तो नहीं होगा, पावर तो कुछ मिलेगा आपको, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ये है कि पावर सिग्नल जो है उसका एनर्जी इनफाइनाइट होता है, एनर्जी सिग्नल है तो उसका पावर जीरो होता है। ठीक है, अगर आपको आगे कोई एग्जाम दो तो याद रखना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन द रेडियो रिसीवर प्रोवाइड्स द मैक्सिमम इमेज सिग्नल सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी जो है आपका सबसे अच्छा देगा IF एम्पलीफायर। हाँ, IF एम्पलीफायर का हम यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि आपको अच्छी सिलेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके। हाँ, तो IF एम्पलीफायर जो आपका है उसका यूज़ सिलेक्टिविटी के लिए ही होता है, तो IF एम्पलीफायर जो है उसका यूज़ ही इसलिए होता है, इसलिए आंसर जो है वो IF एम्पलीफायर आएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, दो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ऊपर जो 4-5 क्वेश्चन है, पहले 5 क्वेश्चन वो रह गए, तो हम वहाँ से बात करते हैं। हाँ, ऊपर के क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, जो 15 से आपका एक्चुअली टेक्निकल स्टार्ट होता है। हाँ, ठीक है, 16 से, ओके, तो उस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक इज, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, देखो अगर आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी माइनस होती है, फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी जीरो नहीं होती। हाँ, एक्चुअली नियरली इक्वल टू जीरो होती है ऐसा बोल सकते हो, लेकिन ऑप्शन जो आपको दिया है उसमें इक्वल टू जीरो है, तो इक्वल टू जीरो तो नहीं होगा। हाँ, लेस देन जीरो भी नहीं होता, एक्चुअली 10⁻⁻1 to 10⁻⁵ ऐसी होती है, लेकिन होती पॉजिटिव है। हाँ, तो आप बोल सकते हो कि लेस देन 1 है लेकिन पॉजिटिव है, तो आंसर जो है यहाँ पे बी आएगा 16 नंबर के क्वेश्चन का। देन क्वेश्चन नंबर 17, ये भी जो मैं आपको बोल रहा था, एक्चुअली मुझे ये याद इसलिए है कि बहुत बेसिक्स क्वेश्चन जो है वहाँ से बेसिक इक्वेशन एक्चुअली ये पढ़ाया नहीं है, फिर भी आपको आना चाहिए। हाँ, ऐसे क्वेश्चन है, 1 ओम 1 वोल्ट रेजिस्टर कैन सस्टेन मैक्सिमम करंट ऑफ P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। हाँ, बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, उसमें रखना है तो आपको R अंडर रूट होगा आई स्क्वेयर, आई फाइंड करना है। हाँ, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर 1/100 अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 100 मतलब 10 आएगा, मतलब 1/10 मतलब 0.1 आएगा। 0.1 तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में क्या दिया है, 100 मिली एम्पियर दिया है, तो इसका आंसर जो है वो 100 मिली एम्पियर आएगा। ओके, देन एब्सेंस ऑफ कलर बैंड। अच्छा, ये जीपीएससी वालों का है ना, ये फेवरेट पोर्शन है का कलर बैंड रजिस्टर का। हाँ, तो ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है। आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 11-12 साइंस फिजिक्स के हैं। हाँ, एक्चुअली 11-12 साइंस फिजिक्स का है। आपका कलर बैंड का जो इंडिकेशन है, हाँ, पूरा आपका टेबल याद रखते थे, आपको याद है तो परसेंटेज ऑफ टॉलरेंस अगर कोई भी कलर नहीं दिया है तो जनरली परसेंटेज ऑफ टॉलरेंस जो है वो 20% होता है। हाँ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो आंसर में आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। आपका जो माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है इन द सेमीकंडक्टर इज लार्जली फंक्शन ऑफ, बहुत ही सिंपल पिटा हुआ क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बोला था। इसका आंसर आएगा टेम्परेचर। हाँ, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो है आपका टेम्परेचर से वेरी होता है, जितना टेम्परेचर वेरी होगा उतना ज़्यादा माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन आपका वेरी होगा, और उतना आपका हीटिंग बढ़ेगा, जितना हीटिंग बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, अगेन माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, अगेन टेम्परेचर बढ़ेगा। इसकी वजह से आपको पता है थर्मल रन अवे होता है ट्रांजिस्टर में, और ये बहुत ही पीटा हुआ और बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको 2-3 बार अलग अलग तरीके से टेस्ट में जो लिया था वो पूछ भी लिया था, तो इस क्वेश्चन होपफुली आप सबका जो है वो सही होगा। ओके, तो हम यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। लो लेवल एम सिस्टम द एम्पलीफायर मॉड्यूलेटेड सिग्नल स्टेज मस्ट बी। हाँ, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ये जो क्वेश्चन है इसके पहले वाला और ये वाला क्वेश्चन, हाँ, ये कम्युनिकेशन का फंडा क्लियर है तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, सबका ये आंसर सही नहीं होगा। हाँ, तो ये इस क्वेश्चन ऐसे है जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन आप बोल सकते हो, जो फैक्चुअल डेटाबेस वाले हैं या बहुत ही कॉन्सेप्ट वाले हैं। फॉर लो लेवल एम सिस्टम द एम्पलीफायर मॉड्यूलेटेड स्टेज जो है वो लीनियर सिस्टम होना चाहिए, लीनियर डिवाइस होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हार्मोनिक डिस्टोर्शन तो मुझे नहीं चाहिए, क्लास बी एम्पलीफायर भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें डिस्टोर्शन आता है। लीनियर डिवाइस मतलब डिस्टोर्शन, मतलब लीनियर डिवाइस मुझे डिस्टोर्शन लेस चाहिए, तो इसका मतलब मुझे लीनियर डिवाइस चाहिए, तो ऑप्शन बी डी जो है आपका यहाँ पे वो सही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 जो है उसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा।
देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, इनडायरेक्ट वे ऑफ जनरेटिंग एफएम। अच्छा देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, आपको डायरेक्टली एफएम जनरेट करना है तो उसके लिए आप वैरेक्टर डायोड का यूज़ करते हो। काफ़ी जगह पे आप आंसर देखोगे तो वैरेक्टर डायोड दिया होगा। हाँ, एक्चुअली इसका सही आंसर जो है वो आर्मस्ट्रांग मॉड्यूलेटर है। अगर आपका की में वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर आंसर आ जाए तो आप जो है वो उस क्वेश्चन उठा सकते हो। हाँ, क्योंकि काफ़ी जगह आप देख लोगे साइट में ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत एक्चुअली जिसको बोलते हैं ना कि काफ़ी बार इसका बहुत सारी एग्जाम में मैंने देखा है कि इसका आंसर वैरेक्टर डायोड दिया हो। वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर जो है वो डायरेक्ट वे ऑफ जनरेटिंग एफएम है। इनडायरेक्ट वे ऑफ जनरेटिंग एफएम पूछा है तो आंसर जो है वो आर्मस्ट्रांग मॉड्यूलेटर आएगा। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आएगा। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स कोड। सोर्स कोड जो है ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका कोडिंग के रिलेटेड है। एक्चुअली डिजिटल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली वायरलेस पीएसआई में होना चाहिए था। हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे इसमें नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये वायरलेस पीएसआई का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे पूछा है। तो ये एलडीपीसी नहीं है, आपका हेमिंग कोड भी नहीं है, कन्वोल्यूशन कोड भी नहीं होता। हाँ, शैनॉन फेनो कोड जो है वो आपका सोर्स कोड है एक्चुअली। हाँ, लीनियर ब्लॉक कोड होता है और शैनॉन फेनो कोड होता है जो आपका सोर्स कोड एक्चुअली होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है एक ही दिया है शैनॉन फेनो, तो शैनॉन फेनो सोर्स कोड है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मैंने आपको पूछ भी लिया था टेस्ट में, तो ये भी अगेन सबका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजायरेबल फीचर्स आर पजेस्ड बाय एसएसबी इन कंपैरिजन टू एम। अब एसएसबी और एम की कंपैरिजन करो तो आपको एक तो पता है कि एसएसबी में लेस पावर रिक्वायर्ड है क्योंकि कैरियर निकल जाता है। हाँ, दूसरा बैंडविथ रिक्वायर्ड भी लेस हो जाएगी क्योंकि एम का बैंडविथ ट्वाइस एफएम है जबकि एसएसबी का बैंडविथ ओनली एफएम है। तो पहले दोनों सही है। एंटेना साइज रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और लो फ्रीक्वेंसी यूज़ एसएसबी में हम नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि एसएसबी में लो फ्रीक्वेंसी यूज़ करने जाओगे तो वहाँ पे आपका एरर आएगा, इसलिए तो हम वीएसबी का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली ये तीसरा और चौथा ऑप्शन सही नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ही सही है। तो ऑप्शन आएगा आपका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप क्वेश्चन नंबर 44 की बात करोगे तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। ओके, देन ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन है। ऑप्टिकल केबल हैज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर 1.55 एंड ऑफ क्लेडिंग 1.50। न्यूमेरिकल अपर्चर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं था तो इस क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है। हाँ, अगर आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से जाओ और कर पाओ तो सही है। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। हाँ, न्यूमेरिकल एपर्चर का इक्वेशन आपको पता है, √θ1 स्क्वायर माइनस √θ2 स्क्वायर करना है, मतलब 1.55 का स्क्वायर माइनस 1.50 का स्क्वायर करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसमें वैल्यू रखना है, लेकिन ये वैल्यू का कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट है। होपफुली बहुत कम लोगों का आंसर जो है इसमें सही होगा। हाँ, या तो किसी ने रट्टा मारा है या क्वेश्चन सॉल्व किए ऑनलाइन तो रट्टा मार लिया है, तो हो सकता है कि आंसर सही हो। हाँ, इसका आंसर आएगा 0.390। बहुत बार बहुत जगह पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, एक्चुअली ये वैल्यू चेंज कर देते हैं, ये सेम वैल्यू वाला भी बहुत बार पूछ लिया है 1.55 एंड 1.50 ऑप्टिकल फाइबर केबल का, लेकिन क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं था पेपर में तो ये आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाता है। हाँ, मतलब 1.55 का पहले स्क्वायर करना है, फिर 1.50 का स्क्वायर करना है, और जो वैल्यू है वो भी नियर अबाउट वैल्यू है। हाँ, 0.390 और 0.223 मतलब 0.1 या 0.2 का ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो आपको परफेक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑप्शन ये देखो, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं। हाँ, जो अटेम्प्ट मैंने आपको ऊपर भी बताया सुपरपोजिशन वाला, जो अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं क्योंकि आपको टाइम वेस्ट करने के लिए रखे जाते हैं, वो वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 46। अब तक जितना भी पोर्शन है ये सारा इसी का ही पोर्शन है। हाँ, मतलब इसी ब्रांच जो है उसके ही सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 से लेके अब तक। ओके, तो हम ये भी देखेंगे कि कितना इसी का पोर्शन है, कितना कंप्यूटर का है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ। अच्छा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है मटेरियल की वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पे डिपेंड होती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है। हाँ, ये उसका एक इक्वेशन है अलग से, ये बहुत ही कम लोग का शायद सही होगा। बी इज़ द आंसर। ओके, देन ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। केबल कंसिस्ट ऑफ एन इनर कॉपर कोर एंड सेकंड कंडक्टिंग आउटर शेड। हाँ, इनर कॉपर कोर और कंडक्टिंग आउटर शेड जो है ऑप्टिकल फाइबर में तो नहीं होता। हाँ, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में भी नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर शील्ड होता है, तो यहाँ शील्ड तो दिया नहीं है। कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर दो ही ऑप्शन बचे हैं, तो आंसर जो है इसका ट्विस्टेड पेयर होता है। हाँ, ट्विस्टेड पेयर में अगर आपने केबल देखा है तो ये कॉमन सेंस लगाओगे तो इस क्वेश्चन बहुत ईजी था। आपने केबल देखा है तो अंदर जो है कॉपर कोर होता है और ऊपर उसके एक आउटर शेड होता है। हाँ,
आप काफ़ी बार निकालते भी हो, आप जब केबल लगाते हो, हाँ कहीं पे भी आप केबल को मतलब जॉइंट करते हो तो आप ऊपर का जो कवर है वो निकाल के सीधा केबल लगा देते हो। तो ये किस में होता है? ये इसमें ही होता है, हाँ ट्विस्टेड पेयर में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, बाकी बहुत ही कम लोगों का शायद सही होगा। रबी लेज़र डिफरेंट फ्रॉम द रबी मेजर, हाँ ये अगर किसी ने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं तो ये भी बहुत जगह पे पूछा हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली। लेकिन रबी लेजर डिफरेंट फ्रॉम द रबी मेजर इन दैट द फॉर्मर, क्योंकि डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो पहला है हाँ वो क्या है, मतलब एक ऑसिलेटर है और एक एम्पलीफायर है, ऐसे अलग है। हाँ तो इज एन ऑसिलेटर विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर इसका। ओके सो क्वेश्चन 48 का आंसर सी आएगा। क्वेश्चन 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन 49 में तो रडार इन विच बोथ द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इज डन यूजिंग द सेम एंटेना इज कॉल्ड। ये भी देखो मैंने आपको टेस्ट में पूछा था, हाँ वही पीटा हुआ क्वेश्चन है जो जिसमें दोनों एक ही एंटेना का यूज़ करें, मतलब एक मतलब मोनो, दो का यूज़ करें मतलब बाई, बहुत ही सिंपल है। हाँ तो मोनोस्टेटिक रडार होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। होपफुली आप सबका ये सही होगा। ओके ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द रिट्रेस टाइम इन द फील्ड स्कैनिंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टाइम। अब देखो फील्ड स्कैनिंग की बात करें तो आपका दो स्कैनिंग होता है, हाँ हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग एंड वर्टिकल स्कैनिंग। आपका दोनों स्कैनिंग, आपका अगर हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग की बात करें तो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग में आपका रिप्रेस टाइम जो आपका टाइम है, रिट्रेस टाइम, हाँ रिट्रेस टाइम की बात की है तो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग में आपका रिट्रेस टाइम जो है वो 12 माइक्रोसेकेंड का होता है और आपका जो टोटल टाइम है वो 64 माइक्रोसेकेंड का होता है। अब वर्टिकल स्कैनिंग की बात करें तो आपका टाइम 1.27 माइक्रोसेकेंड का होता है, टोटल जो है 20 का होता है। हाँ तो आप अगर दोनों का सम कर दो, अगर दोनों स्कैनिंग को आप मिला दो, ठीक है, और फिर आप सम करके देखो तो भी अराउंड 16-17% आएगा। हाँ तो यहाँ पे फील्ड स्कैनिंग पूछा है, एक्चुअली दिया नहीं है परफेक्टली क्या आएगा। तो मेरे हिसाब से इस ऑप्शन का जो आंसर है ये 20% होना चाहिए। हाँ फिर डिफर भी हो सकता है, आप देख लेना जब किया है तब, क्योंकि अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग को कंसीडर करूँ तो 12 माइक्रोसेकेंड मेरा रिट्रेस टाइम है, टोटल टाइम 64 माइक्रोसेकेंड है, तो 12 डिवाइड बाय 64 परसेंटेज में निकालूंगा तो अराउंड 90% आएगा। तो ऑप्शन जो है 20% होना चाहिए। ये पिटा हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत बार टेस्ट में भी 2-3 बार मैंने आपको पूछ लिया था। हाँ तो ये टीवी ट्रांसमिशन है, तो टीवी ट्रांसमिशन में आपका जो है वीएसबी का यूज़ होता है, हाँ वीडियो सिग्नल के मॉड्यूलेशन के लिए। वेस्टेजियल साइड बैंड एक्चुअली बनाया इसलिए जाता है, तो वीएसबी आंसर आएगा, सी आंसर आएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर रडार सिस्टम डिस्प्ले एलिवेशन एंड एजीमुथ। एलिवेशन एंगल एंड एजीमुथ एंगल, दो एंगल होते हैं, अलग अलग टाइप के रिप्रेजेंटेशन है। हाँ ये पल्स पोजीशन इंडिकेशन, ये बहुत सारे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सी स्कैन रिप्रेजेंटेशन दोनों दिखाएगा। हाँ पीपीआई जो है उसमें आपको देखो काफ़ी सारे एस बी स्कैन जो है उसमें आपको एजीमुथ मिलेगा लेकिन एलिवेशन नहीं मिलेगा। पीपीआई में भी एजीमुथ मिलेगा लेकिन वहाँ आपको रेंज मिलेगा, एलिवेशन नहीं मिलेगा। दोनों जो है वो सिर्फ सी स्कैन में ही मिलता है। हाँ तो डी जो है वो ऑप्शन होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेमोरी परफॉर्मेंस पैरामीटर। तो एक्सेस टाइम एंड लेटेंसी, ब्लॉक साइज एंड ब्लॉक एक्सेस टाइम, साइकिल टाइम एंड बैंडविड्थ, ये तीनों जो है ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट। ऑप्शन 1, 2, 3 हाँ तीनों जो है सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद का क्वेश्चन है अगेन, मैंने आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन भी करवाया था और पूछ लिया था टेस्ट में, अगेन पिटा हुआ क्वेश्चन है। हाँ इसरो में मैंने आपको बोला था बार बार पूछते हैं इस क्वेश्चन। मेमोरी सिस्टम साइज ऑफ 16 KB इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन यूजिंग द मेमोरी चिप विच हैव 12 एड्रेस लाइन 4 डेटा लाइन। मेमोरी साइज कितना है 16 KB, मेमोरी साइज डिवाइड बाय 2 एड्रेस लाइन, नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, मैंने आपको करवाया था। हाँ मेमोरी साइज डिवाइड बाय 2 एड्रेस लाइन डिवाइड बाय इनटू डेटा लाइन, तो 2 एड्रेस लाइन टू डेटा लाइन आप करोगे मतलब 16 KB डिवाइड बाय 2 इंटू 4 आप करोगे, तो इसका जो आंसर है वो आंसर आएगा 8। ओके तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। देन ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का यूज़ करो तो भी पता चल जाएगा। क्लास फुल एड्रेसिंग आप निकाल दो तो क्लास फुल एड्रेसिंग रिप्लेस बाय क्लासलेस एड्रेसिंग। ये इस बार जो आईसीटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी शायद इस क्वेश्चन पूछ लिया था। हाँ क्वेश्चन नंबर 55, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv4 एड्रेसेस क्लास फुल एड्रेसिंग इज रिप्लेस बाय क्लासलेस एड्रेसिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। हाँ नेटवर्क सिक्योरिटी देखो ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, ये सारा नेटवर्क सिक्योरिटी जो है उसका ऑब्जेक्टिव है। लॉक,
ऐसा कोई नेटवर्क सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हाँ, तो ये भी अगेन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, डी। होपफुली आपका सही होगा। देन अब जो क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन आप स्टार्ट कर लो यहाँ से 55 से, ये मतलब आपका 15 से लेकर 15 तक सारा इसी का पोर्शन था। 55 से जो क्वेश्चन है ये आप बोल सकते हो कि आई टी के क्वेश्चन है। अगेन ये 2 CN के क्वेश्चन है, तो होपफुली आपको आए होंगे। अब ये प्योर आई टी के क्वेश्चन है। हाँ, तो इसमें आप एक बार चेक कर लेना। हाँ, मैं थोड़ा बहुत जितना नॉलेज है उससे मैं बता देता हूँ, फिर भी आप एक बार आंसर के आने के बाद चेक कर लेना, क्योंकि आईटी का क्वेश्चन है। आईटी मेरा मास्टर फील्ड नहीं है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट जो है उससे आप HTML को मॉडिफाई कर पाओगे, तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट हियर। देन क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। 58 में विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू रजिस्टर द क्लाइंट स्क्रिप्ट डायनामिकली, तो पेज क्लाइंट स्क्रिप्ट, एक्चुअली यहाँ पे रजिस्टर ब्लॉक स्क्रिप्ट ब्लॉक होना चाहिए। यहाँ ब्लॉक रजिस्टर स्क्रिप्ट लिखा है, फिर भी ऑप्शन सी ही शायद सही होगा। इसमें एक्चुअली एक भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, अगर पिछले उठाए हुए क्वेश्चन में से पूछा है तो। ओके, देन विच इज़ यूज ऑफ द वेब कॉन्फ़िग फाइल, तो वेब कॉन्फ़िग फाइल है तो उसमें ऑप्शन ए आएगा, कॉन्फ़िगर द टाइम दैट सर्विस साइड केबल बिहाइंड द मॉड्यूल इज कोड। और क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक मिनट, हाँ इसमें आंसर जो है वो ए नहीं आएगा, इसमें जो ऑप्शन आंसर है वो सी आएगा। हाँ, ये गलत है। हाँ, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, टू स्टोर द ग्लोबल इन्फॉर्मेशन। ओके, वेब कॉन्फ़िग फाइल जो है उसका स्टोर ग्लोबल इन्फॉर्मेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन फॉर द एप्लीकेशन, इसके लिए यूज़ होता है, टू स्टोर द ग्लोबल इन्फॉर्मेशन वेरिएबल डेफिनेशन के लिए। सो सी इज़ द करेक्ट। हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन है सी यहाँ पे। सॉरी। ओके, सो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 जो है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ASP.NET वेब फॉर्म क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम, हाँ एक्चुअली सिस्टम वेब UI पेज इसमें होना चाहिए। हाँ, एक्चुअली आपका ए जो है शायद सही होगा, आप एक बार फिर भी देख लेना। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार चेक कर लेना। ओके, ए होना चाहिए। उसके बाद जो है ASP.NET में कौन सा डेटा कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता, टेबल व्यू नहीं होता इसमें। हाँ, ये सही है, टेबल व्यू नहीं होता है, तो मुझे पक्का पता है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन एन अटेम्प्ट इज टू मेक मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटरनेट यूजर द अटैक इज कोड। हाँ, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपका ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसी में आपका आंसर है। हाँ, ये एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है जो आपके TO के सिलेबस में नहीं था। हाँ, फिर भी पूछा है। देखो ये भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है TO के लिए, लेकिन पूछा है तो आंसर भी करना है और बहुत ही सिंपल है। हाँ, अटेम्प्ट टू मेक मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल, हाँ मतलब डिनाई करना, तो डिनाइल ऑफ द सर्विस अटैक यही आंसर आएगा। डिनाइल ऑफ सर्विस का डेफिनेशन ही यही है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर ए आएगा। होपफुली सबका सही होगा। दैन द कोड सेगमेंट, हाँ दैट मिसयूज द एनवायरमेंट, इसको एक्चुअली ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। हाँ, ये भी साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। मिसयूज द एनवायरमेंट, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस, वायरस अगर थोड़ा नॉलेज है तो आपको ये पता होगा। ओके, रेडी सिग्नल इन 8085 इज़ यूजफुल व्हेन द CPU कम्युनिकेट विथ, रेडी सिग्नल का जब स्लो पेरिफेरल का यूज़ करते हैं तब यूज़ करते हैं। हाँ, DMA कंट्रोलर का जब इंटरफेस करते हैं तो होल्ड सिग्नल का यूज़ करते हैं। रेडी का जब स्लो पेरिफेरल के साथ करना है तो 8085 का अगर इंस्ट्रक्शंस में आपने हार्डवेयर पिन के बारे में डिटेल पढ़ा है तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। होपफुली आप सबका सही होगा, ये भी आपको आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द एवरेज अपलोडिंग स्पीड ऑफ द 4G LTE नेटवर्क। देखो अब एक्चुअली ये कोई कुछ भी डिफाइन नहीं है। हाँ, ये कहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है और जहाँ से उठाया है वहाँ पे आंसर 2 to 4 Mbps है, तो आपके आंसर की में भी 2 to 4 Mbps ही होगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपको यही करना था 2 to 5 Mbps, सॉरी। लेकिन देखो 4G Gbps में तो होगा नहीं, मतलब एक और दो ऑप्शन है नहीं। 4G है तो हायर अपलोडिंग स्पीड ही रखो, तो 2 to 4 होता है। एक्चुअली 4G में ऐसा है, आप एक्चुअली डिटेल में जाओगे 4G में तो 4G के अलग अलग बैंड है। कोई भी यूज़र, कोई भी जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो कोई भी बैंड का यूज़ कर सकता है, तो उसका स्पीड, अपलोडिंग स्पीड वेरी होता है। हाँ, 1 to 3 Mbps जो गलत है ऐसा कोई नहीं बोल सकता है इसमें। हाँ, तो एक्चुअली अगर इस क्वेश्चन में आपको करना है मतलब ऐसा 3GPP स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली भी, हाँ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली देखो तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए अपलोडिंग स्पीड, और डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो 100 Mbps से ज़्यादा 115 Mbps तक होना चाहिए एक्चुअली 4G में। हाँ, लेकिन एवरेज अपलोडिंग स्पीड की बात की है तो 2 to 5 Mbps हायर आप लिख सकते हो। और जहाँ से मैंने आपको जैसे बोला कि उठाया है इस क्वेश्चन, वहाँ भी आंसर यही दिया है, तो ये आंसर यही आपको करना था। हाँ, D इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
ओके, हाइब्रिड ARQ इज पार्ट ऑफ CN का क्वेश्चन है। देखो अब ये भी आपका करंट का और CN का क्वेश्चन है। हाँ, तो आप उठा लो 55 से लेके 64 तक ये सारे क्वेश्चन जो थे, ये सारे क्वेश्चन आपके प्योरली IT के थे। हाँ, नो क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड है ही। तो हाइब्रिड ARQ ये भी मैंने आपको करवाया था। हाँ, हाइब्रिड ARQ जो है वो आपका मैक लेयर का पार्ट है। ARQ आता ही इसमें है। हाँ, तो मैक लेयर आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट 66 में। 67 आपका करंट का क्वेश्चन है, पोलनेट से पूछ लिया है। हाँ, तो पोलनेट जो है वो सैटेलाइट बेस्ड वाइड एरिया नेटवर्क है। तो पोलनेट का डेफिनेशन फर्स्ट लाइन है। हाँ, मैंने जो आपको मटेरियल दिया था उसमें भी लिखा था सैटेलाइट बेस्ड वाइड एरिया नेटवर्क है और ऑलमोस्ट 1000 वर्चुअल सैटेलाइट और CPU उसमें है। तो पहला और तीसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आएगा। होपफुली ये सब आप सबका सही होगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, मीडिया फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड बाय एंड्रॉइड, वैसे आप एंड्रॉइड का यूज़ करते ही हो तो आपको पता होगा कि AVI जो है वो एंड्रॉइड में सपोर्ट नहीं करता। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड, ये भी शायद आप सब मोबाइल का इतना यूज़ करते हो तो होपफुली आप सबका सही होगा। हाँ, ईयर 22 की बात करें तो अक्टूबर में लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 12। तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड है वो एंड्रॉयड 12 है। ओके, मोस्ट प्रीफर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड OS डेवलपमेंट, ऑलवेज मोस्ट प्रीफर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड्रॉयड OS डेवलपमेंट के लिए जावा रहा है। हाँ, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड में, लेकिन मोस्ट प्रीफर्ड मेरे हिसाब से जावा होना चाहिए। फिर कोई चेंज है तो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 71, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। PLA कंटेंट्स और प्रोग्रामेबल लॉजिक एरिया, हाँ मैंने आपको करवाया था। प्रोग्रामेबल और गेट, प्रोग्रामेबल एंड गेट, 1010 करके एक टेबल करवाया था। प्रोग्रामेबल एंड गेट, प्रोग्रामेबल और गेट। ओके, फिर फिक्स एंड गेट, फिक्स और गेट, PLA ROM, अलग अलग टाइप के जो ROM हैं उसका इस क्वेश्चन है। तो इसमें हम सिर्फ एंड और का यूज़ करते हैं, तो एंड और ही आंसर आएगा। PLA में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। होपफुली आप सबका ये आंसर सही होगा। हाँ, लेकिन ये जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा उसी का सही होगा, सबका सही होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे पता है कि यूनिवर्सल गेट NAND है, तो काफ़ी लोगों ने NAND आंसर किया होगा। NAND आंसर नहीं आता है इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 72, एंड्रॉयड इज़ बेस्ड ऑन द लिनक्स फॉर द फॉलोइंग रीज़न। एंड्रॉयड जो है वो लिनक्स के बेस पे है। रीज़न क्या है? सारा सही है। हाँ, सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी, नेटवर्किंग, ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर। ओके, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। ये भी बीटा हुआ क्वेश्चन है। ये तो सीधा मैंने आपको करवाया ही था कि आपको सिंपल एक ही चीज़ याद रखना है, कैपेसिटर एंड डायोड है, मतलब सबसे पहले तो क्लैम्पर है, ये क्लिपर नहीं है। हाँ, कैपेसिटर डायोड दिया है मतलब क्लैम्पर है, क्लैम्प करेगा, कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होगा। ऊपर की साइड डायोड है मतलब पॉजिटिव क्लैम्पर है, मैंने आपको बताया था। नीचे की साइड डायोड है मतलब नेगेटिव क्लैम्पर है। तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। हाँ, पॉजिटिव क्लैम्पर इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में ए आंसर आएगा। 73 में ए आंसर आएगा, पॉजिटिव क्लैम्पर। 74 की बात करते हैं, इन विच पार्ट ऑफ VHDL कोड जेनेरिक्स आर डिक्लेयर्ड। हाँ, ये मैंने आपको एक्चुअली VHDL करवाया नहीं था, लेकिन एक टेस्ट में इस क्वेश्चन पूछ लिया था। हम वही क्वेश्चन वहीं से उठा के रख दिया है। हाँ, एंटिटी विल बी द आंसर। VHDL कोड है उसमें जेनेरिक्स का को डिक्लेयर किया जाता है एंटिटी में। ओके, और पैकेज इन VHDL कंसिस्ट ऑफ, जो पैकेज है उसमें कॉमनली यूज डेटा टाइप एंड सब रूटीन होता है। ओके, तो सी जो है वो आंसर आएगा इसका। VHDL के भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। हाँ, ये भी आपका जो साइट है वहाँ से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, ऑलमोस्ट इसमें 3 या 4 क्वेश्चन को निकाल दो तो बाकी सारे ऑनलाइन ही उठाए हुए क्वेश्चन हैं। और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया था ऑनलाइन नहीं उठाया, इस क्वेश्चन आपको नहीं गिनना है। तो ऑनलाइन साइट्स ने भी कहीं से उठाए हुए क्वेश्चन ही होता है। हाँ, कोई बनाता नहीं है इस क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट जो सारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर ES के क्वेश्चन है। अब ये किसी ने सॉल्व नहीं किए होंगे। हाँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर ES का आप देखने जाओ तो सिलेबस पूरा डिफरेंट है और बहुत डीप में है। हाँ, मेरे 2-3 स्टूडेंट हैं ऑफलाइन में जिसने मेरे पास बुक मांगा था प्रीवियस ईयर ES के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैंने उसको प्रीवियस ईयर ES के क्वेश्चन सॉल्व करने का बुक दिया भी था, क्योंकि मैंने खुद उसके लिए प्रिपरेशन किया हुआ है। तो लेकिन वो 2 दिन में उसने मुझे वापस दे दिया कि इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये किसी ने किया नहीं होगा। तो अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। हाँ, जो आप सब वेट कर रहे हो
टेक्निकल ऑपरेटर के पेपर की बात कर रहे हैं, हमने टेक्निकल का पोर्शन सॉल्व किया तो मैंने आपको इसमें बताया कि ये इजी है, सबका सही होगा, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये पीटा हुआ क्वेश्चन है, इसमें से आप ऑलमोस्ट उठा के देख लेना। हाँ, तो ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं शायद, आप काउंट मैंने किया नहीं एक्चुअली। तो ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने आपको टेस्ट में पूछ लिया था, मतलब मेरे पास जो स्टूडेंट थे उसको, और वही डायरेक्टली वही क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में। हाँ, ऐसा होता है। तो ये जो है आपका कट ऑफ की बात करें तो आपके टीओ में क्योंकि सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है। हाँ, और आपका जो नॉन टेक्निकल लेवल था, पोर्शन था नॉन टेक्निकल का पेपर का, वो बहुत ही इजी था, ऐसा मुझे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने देखा नहीं है नॉन टेक्निकल लेवल, क्योंकि मैं उतना यूज्ड टू नहीं हूँ एक नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम देने के, तो मैंने वो लेवल भी नहीं देखा है। मैं बता भी नहीं सकता पेपर देख के कि वो लेवल क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से नॉन टेक्निकल जो लेवल है 80 मार्क का, उसमें मिनिमम 80% मार्क आपको आने चाहिए। हाँ, वो 80% मार्क आप गिनो 80 का, तो मतलब आपका अराउंड 64 नॉन टेक्निकल में आना चाहिए इसमें। हाँ, टीओ में। और टेक्निकल का जो पोर्शन है आपका, जो टेक्निकल का पोर्शन आप रिमेनिंग गिन लो 60 मार्क का। हाँ, उसमें से अगर आपके 40% भी आ गए, हाँ, मतलब आप गिन लो कि आपका 60 मार्क का है, उसमें से 40% गिन लो, मतलब अराउंड 24-25 मार्क्स भी आ गए। हाँ, अराउंड 26 मार्क्स भी आपका गिन लो, तो 64 + 26 आप गिनोगे तो कितना होगा आपका, अराउंड 64 + 26 मतलब 90 अराउंड होगा। हाँ, तो जो कट ऑफ है वो अराउंड 90 रहेगा। ओके, ये काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बहुत टफ है, बहुत ही मतलब 40% से डाउन कट ऑफ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, प्रिपरेशन करने वालों को जो मैंने आपको बताया कि मैं जो प्रिपरेशन करवाया हूँ इसमें कितने आंसर, इसमें ऑल कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली पूछ लिए, जो मैंने करवाया था टेस्ट में पूछा था और MCQ दिए थे उसमें भी था इस क्वेश्चन, और वही डायरेक्टली उठा के पूछ लिया है। हाँ, तो टेक्निकल में 25 to 30 मार्क लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हाँ, इतने तो सबके होने ही चाहिए। और नॉन टेक्निकल जिसका स्ट्रॉन्ग था, जिसका मतलब आप प्रिपरेशन इतने सालों से कर रहे हो नॉन टेक्निकल की, तो अराउंड 80% स्कोर करना भी टफ नहीं था। काफ़ी लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि सर 80 out of 75 आ जाएगी नॉन टेक्निकल में। हाँ, इतना ईजी था नॉन टेक्निकल। तो जो आप कट ऑफ का काउंट करो, क्योंकि इसमें CPT भी है, तो 3 गुना लोगों को बुलाएंगे पोस्ट के, तो सारा आप कैलकुलेट करो। तो ये जो टीओ है, हाँ, आपका जो 150 मार्क है टोटल, उसमें से अराउंड 90 जो है वो आपका कट ऑफ आना चाहिए। हाँ, प्लस और माइनस 5 हो सकता है, उससे ज़्यादा वेरिएशन मेरे हिसाब से नहीं होगा। और कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।